प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार पांडे आप लोगों के लिए बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों के लिए जीवों में हम आपको बताएंगे जीवों में जन्म के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। छात्रों, मैं संतोष कुमार पांडे कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय को आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। मेरा आज पहला वीडियो है। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो पसंद करने के बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान में आपको कक्षा 12 में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली इकाई है आपकी जनन। आप इसकी अंग्रेजी जानेंगे, होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन है क्या, जनन है क्या। हम बात करें तो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जन्म लिए हैं, जितने भी जीवधारी हैं A to Z, छोटी मक्खी से लेकर के बड़ी हाथी तक, सब एक ना एक दिन मर जाते हैं, अर्थात सब नश्वर हैं। कोई इस पृथ्वी पे पूरे जीवन जीवित रहने के बाद अमर नहीं है। सभी जीव क्या हैं? मर जाते हैं। मॉर्टेलिटी सबको आती है। तो क्या उन जीवों की जो जाति है इस पृथ्वी से समाप्त हो जाती है? नहीं, कभी नहीं समाप्त होती है। जैसे हम बात करें अगर मानव की, तो हमारे बाबा कभी थे, बाबा के बाबा थे, आज हम हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे। तो इस तरह से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संतति चलती रहती है। तो ये कैसे चलती है, इसे बताने के लिए जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जनन की। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव जाति अपने जैसी जाति को उत्पन्न करके इस पृथ्वी पे छोड़ जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव जात अपने जैसे नए जीव जाति को जन्म देता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? जनन, रिप्रोडक्शन। अर्थात सभी जातियां अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करती है। जनन समझ में आ गया आपकी? जनन है क्या? अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे सदस्यों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जनन की विधाएं क्या है या कितने प्रकार से जनन होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे शरीर में कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दैहिक कोशिका, दूसरी होती है जननिक कोशिका। अब दोनों कोशिकाओं के सहायता से हम जनन करते हैं। जनन की वह विधि जिसमें एक जीव, कोई एक जीव, सपोज दैट उसे हम A मान लें, बिना किसी अन्य जीव के सहायता के, उसको किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी अन्य जीव के सहायता के अगर वो अपने जैसी नई संतान को जन्म दे सके, बिना किसी अन्य जीव के सहायता के। तो हम आपको बताएं बेटा, जैसे एक जीव है A, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अकेले ही अपने जैसे नए संतान को जन्म दे सके, इसे किसी अन्य जीव की आवश्यकता ना पड़े। जनन की वह विधि जो होती है उसे हम अलैंगिक जनन, क्या कहते हैं बेटा? अलैंगिक जनन। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात जिसमें सेक्स ऑर्गन की कोई आवश्यकता ना पड़े, एक जीव अपने ही अकेले अपने जैसे नए जीव को जन्म दे दे। अब कैसे देगा? एक जीव अपने जैसे नए जीव को कैसे जन्म देगा? देखिए, आपकी शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, जितने भी जीव हैं उन जीव के जैसे सपोज दैट कोई एक पौधा है, मान लीजिए आप एक पौधा ले लीजिए,
इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, फूस पौधे सब कुछ लगे हुए हैं। इसे क्या करना, अलैंगिक जनन करना है, अर्थात जनन की पहली विधा को ये फॉलो करेगा। उसमें इस पौधे के किसी एक भाग को, सपोज दैट हम यहाँ से पत्ती से इसको काट करके निकाल लिए और इसको निकाल करके किसी अन्य जगह पर प्लांटेड कर दिए, रोक दिए, और यहीं से ये क्या करे, एक नए पौधे को जन्म दे दे, तो इसे हम जनन की कौन सी विधि कहते हैं, अलैंगिक विधि कहते हैं। या मान लीजिए आप खुद ही हैं, आपके शरीर से ही आप जैसे एक नए मानव का या नए जीव का निर्माण करना है, तो हम आपके शरीर से एक कोशिका या एक ऊतक निकाल लें और क्लोनिंग के द्वारा आप जैसे एक नए जीव को हम जन्म दे सकते हैं। इसे हम जनन की कौन सी विधि कहते हैं बेटा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जैसे कहीं पे बीजाणुओं द्वारा निर्माण होता है तो उसको हम बीजाणु जनन कहते हैं। कहीं पे मान लीजिए पौधे के या जीव के किसी एक खंड को तोड़ करके अलग किया जाता है तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। या मान लीजिए जैसे आपका युगलीना है, हम बात करें किसकी, युगलीना की, इसमें यह फ्लैजेला पाया जाता है। अब युगलीना क्या करता है, अलैंगिक जनन की क्रिया में ये अपने जैसे दो युगलीना को जन्म देता है और बिना लैंगिक जनन किए। कैसे, अपने जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है उसको परित्याग कर देता है, फिर धीरे धीरे इसका केंद्रक 1 से 2 बन जाता है और फिर मिड से जहां से फरो बना है ये 2 भागों में बट जाता है। इस तरह से बिना लैंगिक जनन किए, बिना किसी दूसरे जीव की सहायता के वो एक नए जीव को जन्म देता है। तो जनन की इस विधि को हम क्या कहते हैं बेटा, अलैंगिक जनन। और दूसरी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। दूसरी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। बहुत कष्ट उड़ रहा है इससे। दूसरी है लैंगिक जनन, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, सबसे पहले इसमें बात करनी है कि लैंगिक जनन सदैव 2 जीवों के बीच, सपोज दैट ये ए है तो इसको एक बी दूसरे जीव की आवश्यकता पड़ती है। बड़े में लिखे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। एक मान लीजिए ए है तो दूसरा आपका बी। जब 2 जीव आपस में मिलेंगे तभी ये लैंगिक जनन कर सकते हैं सामान्य रूप से, अथवा 2 भिन्न केंद्रक, मान लीजिए जीव की ना बात करें तो हम जो कोशिका के भीतर कोशिका की नियंत्रण की जो इकाई होती है केंद्रक, तो 2 केंद्रक जब आपस में क्या करेंगे, संयुग्मन करेंगे, तो ये भी किस में आएगा, लैंगिक जनन की श्रेणी में आएगा। जैसे हम बात करें बेटा बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणुओं का, तो जीवाणुओं में सामान्य रूप से एक ही जीवाणु उसमें लैंगिक जनन की क्रिया पाई जा सकती है, जबकि उसके पास कोई लैंगिक अंग विशेष रूप से नहीं पाए जाते। होता क्या है कि उसमें 2 भिन्न स्ट्रेन्स के जीवाणु, 2 जीवाणु आएंगे, एक ही जीव के बीच में नहीं होगा, 2 जीवाणु आएंगे और एक ही प्रजाति के हो सकते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रेन्स अर्थात एक प्लस की तरह और एक माइनस की तरह, अर्थात एक मेल की तरह और दूसरा फीमेल की तरह बिहेव करेगा और उनके केंद्रक आपस में मिलेंगे और फिर जब वो मिल जाएंगे तो एक नए केंद्रक का निर्माण करेंगे जिसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। तो कक्षा 12 जीव विज्ञान की जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना बेटा पौधों में लैंगिक जनन। हमें क्या पढ़ना है, पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन। अब हम बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन की, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। अब देखिए, पौधों में लैंगिक जनन के लिए इसमें एक विशेष अंग पाया जाता है
और हम सभी उसको जानते हैं। अभी पूछा जाए तो ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं उसको। होता क्या है बेटा? फ्लावर, या हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? पुष्प। पुष्प क्या है? पौधे का लैंगिक अंग है, और इन्हीं के द्वारा पौधे लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। अब अगर हम एक पुष्प का सबसे पहले एक चित्र बनावे, डायग्राम बनावे, तो पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं जो लैंगिक अंगों के रूप में कार्य करते हैं, या पुष्प के जो भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पाया जाता है आपका जायांग। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पिस्टिल्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिस्टिल्स, जायांग। जायांग में सबसे ये मध्य का भाग होता है, सबसे बीच का भाग होता है। इसी से लगे होते हैं बेटा पुंकेसर। क्या लगे होते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर से इसके बाहर जुड़े होते हैं दलपुंज। क्या होते हैं? दलपुंज। और इस दलपुंज के बाहर की तरफ लगे होते हैं बाह्य दल। जब ये कहीं मिल जाते हैं तो बाह्य दलपुंज कहलाते हैं, और फिर ये एक पुष्पासन पे स्थित होते हैं। इसकी संरचना आप देख लें पुष्प की। एक उदग्र काट है, वर्टिकल सेक्शन है एक फ्लावर की, जो आपको पुष्प को सभी भागों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। इसको, इस डायग्राम को स्केच करना। ये बीच में आपका पुष्पासन हो गया। हम नामकरण करें अगर, तो ये आपका होगा वर्तिकाग्र। इसको हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। हिंदी के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी के शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल करके आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्टिग्मा बीच में होती है इसके स्टाइल। हिंदी में इसको हम कहते हैं वर्तिका नली। क्या कहते हैं बेटा? वर्तिका नली। और बीच सबसे नीचे की तरफ होता है अंडाशय। अंडाशय, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ओवरी। इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं बेटा जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। फिगर आ रहा? इस तीनों को एक साथ हम जायांग, या अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम या पिस्टिल्स। पिस्टिल्स, गाइनोशियम और पिस्टिल्स कहते हैं, दोनों नाम इसका सही है। ठीक, तो सबसे बीच का हो गया। अब ये जो होता है आपका जायांग, ये मादा जनन अंग की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? मादा जनन अंग की भांति कार्य करता है। इसका आगे आपको विस्तार में हम विकास और वर्णन बताएंगे। आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, पूरा आपको पढ़ना है कि अंडाशय में बीजांड का विकास कैसे होता है, भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, और आवृतबीजी पौधों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है द्विनिषेचन, द्वारा निषेचन, वो कैसे होता है, ये आगे इसी में होगा। जो दूसरा घेरा होता है इसके बाहर, उसमें होता है बेटा सबसे ऊपर, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं बेटा एंथर। और दूसरा होता है जिससे जुड़े होते हैं पुंतंतु। पुंतंतु, अंग्रेजी में इनको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। इन दोनों को एक साथ हम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। इनकी अंग्रेजी होती है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम क्या होता है? इसका नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग होता है। अब देखिए, जो
आपका जायांग और पुमंग हुआ, ये दोनों पुष्प के आवश्यक भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? आवश्यक भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अर्थात जायांग और पुमंग की विशेष आवश्यकता होती है। निषेचन या लैंगिक जनन में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो तीसरा चक्र होता है बाहर की तरफ, या कहें दूसरा चक्र होता है बाहर से भीतर की तरफ, वो क्या होता है बेटा? पेटल्स। ये क्या होते हैं आपके? पेटल्स। इनको हम कहते क्या है? दल। अब हम पुष्पों की बात करें तो पुष्पों में जो दल का रंग होता है ये सदैव हरे रंग को छोड़कर होता है। किसी भी रंग का हो सकता है लेकिन वो हरे रंग का नहीं होगा। ये जो आपका दल दिखाई दे रहा है, पेटल दिखाई दे रहा है, ये सदैव काला, नीला, पीला, सफेद, लाल, गुलाबी, विभिन्न कलर का हो सकता है लेकिन कभी भी हरे रंग का नहीं होगा। ये निश्चित है, सर्टेन है। ये पुष्प का सहायक भाग होता है, आवश्यक भाग में नहीं आता है। और सबसे बाहर होता है आपका बाह्य दल। बाह्य दल, इसको हम अंग्रेजी में सेपल बोलते हैं। सेपल, या इसको कैलिक्स भी बोलते हैं। इसको हम कैलिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम कोरोला भी कह सकते हैं। कोरोला भी कह सकते हैं। अब ये आपका बाह्यदल, सेपल या कैलिक्स हो गया। ये सभी पुष्पों में सदैव हरे रंग के होते हैं। हरे रंग को छोड़ करके किसी अन्य रंग के सेपल नहीं होते हैं। ये सदैव किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और ये पूरे पुष्प को अपने भीतर ढके हुए होते हैं। जब पुष्प खिला नहीं होता है तो पुष्प की समस्त संरचनाएं इसी के भीतर बंद होती हैं। और जब पुष्प खिलता है तो ये सबसे बाह्य चक्र के रूप में या नंबर पहले चक्र के रूप में ये पाया जाता है। अब ये सारे भाग जिससे लगे होते हैं इसको हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन अंग्रेजी में बेटा इसको हम बोलते हैं थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। पुष्पासन। पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जिसपे पुष्प के विभिन्न भाग, विभिन्न अंग पाए जाते हैं। बहुत सारे जो पार्ट्स हैं आपके, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल, सेपल्स, ये सारे किस पे पाए जाते हैं? आपके थैलमस के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। और ये पुष्प तने से जहां जुड़ा होता है जिस भाग के द्वारा, उसे हम कहते हैं पिडंकिल या पुष्प वृंत। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुष्प वृंत। तो ये पुष्प की संरचना हो गई और पुष्प के विभिन्न भाग हो गए। अब हम बात करेंगे जब लैंगिक जनन की, तो पौधों में लैंगिक जनन में इसमें जायांग और पुमंग ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन्हीं के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। आगे आपको जो आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में है, उसमें आप सबसे पहले पुमंग का विकास पढ़ेंगे पूरा। फिर जायांग के भीतर आपका जो अंडाशय है, अंडाशय के भीतर पाया जाता है बेटा बीजांड। और जो बीजांड होता है वो बीजांड न्यास से जुड़ा होता है। अगर अंदर की हम बात करें तो इसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। और ये ओव्यूल्स अरेंज होते हैं किसमें? लॉक्यूल्स में। ये ओव्यूल्स किसमें अरेंज होते हैं बेटा? लॉक्यूल्स में। और इन्हीं ओव्यूल्स में एम्ब्रियो, भ्रूण, और एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का विकास होता है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका ओव्यूल। हिंदी में इसको हम कहेंगे बीजांड। बीजांड। और ये आपका हो जाएगा लोक्यूल। ये आपका होगा
लोक्यूल या कोष्ठ जिसमें बीजांड पाए जाएंगे। और ये बीज की संरचना जो आपको रिक्त दिखाई दे रही है, ये है बीजांड न्यास। बीजांड न्यास, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या कहेंगे बेटा? प्लेसेंटा। ठीक, तो ये पुष्प के विभिन्न भाग हो गए। जायांग, जायांग के सबसे ऊपर का भाग जो होगा वो वर्तिकाग्र होगा। वर्तिकाग्र कहाँ सहायता करता है? ये परागण की क्रिया होगी, परागण में ये सहायता करेगा। बीज की होती है वर्तिका नली, वर्तिका नली परागनली के विकास में सहायक होती है। फिर अंडाशय, अंडाशय के भीतर पाया जाता है बीजांड। बीजांड जो होते हैं लोक्यूल से कोष्ठक में लगे होते हैं, और बीजांड अंडाशय में बीजांड न्यास के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक, ये पूरी संरचना आप आगे पढ़ेंगे। अब अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बेटा हम आपको बताएंगे पुमंग के बारे में, या पुष्प के नर जनन अंग के बारे में। पुष्प का नर जनन अंग आप जान ही गए हो कि पुमंग को कहते हैं। पुमंग के प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं घुंडी जैसा नोब लाइक, इसको हम बोलते हैं एंथर या परागकोश कहते हैं। ये इसी में भीतर पराग का निर्माण होता है, और यही परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो परागण की क्रिया संपन्न होती है, जो निषेचन के क्रम में बढ़ती हुई पहली अवस्था है। फिर आपका जो पुमंग का दूसरा भाग है जो पुष्प से जोड़े रखता है, उसको हम कहते हैं पुंतंतु। और इस पूरे पुमंग और जायांग की आगे जो है विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।